महिंद्रा की ऑटोमोटिव सब्सिडरी पिनिनफरीना की एक गाड़ी के प्राइस में आप 40 फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। साथ ही में इस ब्रांड ने वर्ल्ड की सबसे रिनाउंड हाइपर कार और सुपर कार्स को बनाया और महिंद्रा के साथ मिलकर भी एक गाड़ी को बनाया था जो कि महिंद्रा की सबसे फेल्ड कार्स में से एक है। पर इस ब्रांड को एक्वायर करके इसको टर्न अराउंड करने के पीछे महिंद्रा का एक काफी बड़ा गेम प्लान था, जिसके लिए हम चलते 1893 में, जब बतीस्ता पिनिनफरीना नाम के एक लड़के अपने भाई की फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री में काम करते करते इन्हें ऑटोमोबाइल्स में और ऑटोमोटिव पार्ट्स में शौक बढ़ना शुरू हो गया। तो इसलिए अपने भाई की फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 30 साल काम करने के बाद इन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करी, कोरोजेरिया पिनिनफरीना, काफी कूल नाम है। और इस कंपनी के अंदर इन्होंने पहले साल में 18 वर्कर्स को हायर कर लिया और ऑलमोस्ट 50 ऑटोमोटिव बॉडीज को बना दिया। और ये कंपनी मेनली क्या करती थी कि जो इटली के सारे बड़े बड़े कार ब्रांड्स थे, फॉर एग्जांपल अल्फा रोमियो या फिर लांसिया या फिर फिएट, इन सारे कार मेकर्स के लिए कार्स को डिजाइन करते थे और साथ ही में उनकी बॉडीज को बनाते थे ताकि जो कार मेकर है गाड़ी की अंडर बॉडी भी काम कर पाए और जो बॉडी वाले वर्क है वो ये वाला ब्रांड संभाल पाए और दोनों अपने अपने प्रॉफिट कमा पाए। फिर अपनी कंपनी को एक्सपैंड करते गए आने वाले सालों में और 1939 तक आते आते इनकी कंपनी में 400 एम्प्लॉयज हो गए थे। महीने की ऑलमोस्ट 150 कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। पर दिक्कत क्या हुई कि इसी टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद बॉम्बिंग शुरू हो गई थी पूरे इटली में और इसी इटालियन बॉम्बिंग के दौरान इनकी फैक्ट्री के ऊपर भी बॉम्ब्स गिर गए और पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। जो पूरी प्रोडक्शन लाइन है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई और एकदम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। पर इन्होंने हार नहीं मारी और 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो दोबारा अपने काम को स्टार्ट करा और दो एकदम एक्सट्रीमली बढ़िया कार्स को डिजाइन करा, अल्फा रोमियो 6C और लांसिया एप्रिलिया, जो कि बहुत ही ऐसे कूल सी गाड़ियां थी उस टाइम के हिसाब से। पर दिक्कत क्या हुई कि उस टाइम पेरिस ऑटो शो होना था, पर पेरिस ऑटो शो में जो सारे इटालियन कार मेकर्स है उनकी एंट्री बंद हो गई थी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था दोनों कंट्रीज के बीच में। पर मिस्टर बतीस्ता को पता था कि अगर वो अपने नए वाले डिजाइन को इस वाले ऑटो शो में नहीं दिखाएंगे तो जो बहुत सारी आई बॉल्स है और जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग है, बाहर की कंपनी के ओनर्स है, वो इन वाले डिजाइन को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए फिर इनके जो बेटे है सर्जियो, उन्होंने क्या करा कि जो पेरिस ऑटो शो है उसके एंट्री गेट के सामने अपनी दोनों कार्स को पार्क कर दिया और जब भी कोई भी विजिटर उस पेरिस ऑटो शो के अंदर जाता था तो उन्हें सबसे पहले ये भी दो कार्स दिखती थी, जिससे इन दोनों कार्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन मिल गई। जो बड़े बड़े कार मेकर्स है उन्होंने इनका नंबर लेना शुरू कर दिया। मतलब उस टाइम तो नंबर क्या ही लिया होगा, उस टाइम ऐसे कॉन्टैक्ट वगैरह ले लिया कि आप क्या हमारे लिए गाड़ियां डिजाइन करोगे। और ऐसा करके इन्हें अपना पहला अमेरिकन क्लाइंट मिला कैडिलैक, जिसके लिए इन्होंने 1959 की कैडिलैक एल्डोराडो ब्रगमैन को डिजाइन करा, जो कि उस टाइम की अमेरिका की एकदम टॉप बॉलर ऑफ द बॉलर गाड़ी थी। अगर आप उस टाइम में अमेरिका में एक बड़े माफिया किंग हो, अगर आप रैपर हो, रैपर तो नहीं होगी, म्यूजिशियन हो या फिर एल्विस प्रेस्ली हो, तो आपके पास ये गाड़ी होने वाली थी। कुछ ज्यादा ये गाड़ी बड़ी सी थी, कुछ ज्यादा लंबी थी, कुछ ज्यादा चौड़ी थी, कुछ ज्यादा इस गाड़ी में क्रोम था और एकदम जो टॉप ऑफ द टॉप लाइन लोग थे वो इस गाड़ी को यूज करते थे। पर इनके पास रियल सक्सेस आता है 1961 में, जब मिस्टर बतीस्ता और जो फरारी के ओनर है एंजो फरारी, इन दोनों के बीच में एक रेस्टोरेंट में मीटिंग होती है और मिस्टर एंजो फरारी इन्हें कन्विंस करते हैं कि हमारे फरारी के एम्प्लॉयज गाड़ी को इंजीनियर करने में काफी अच्छे हैं, उसके इंजन को बनाने में काफी अच्छे हैं और रेसेस को जीतने में काफी अच्छे हैं, पर इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। तो इसलिए क्यों ना आप हमारे लिए गाड़ियों को डिजाइन करो, गाड़ियों को प्रोड्यूस करो, गाड़ियों को इंजीनियर करो, उनके अंदर की पूरी टेक्नोलॉजी को संभालो, हम आपको इंजन देंगे, चैसी देंगे, सब कुछ देंगे, बढ़िया भाई गाड़ियां मिलके बनाते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो जो मिस्टर एंजो फरारी है उन्हें कुछ शौक भी नहीं था गाड़ियां बेचने का, उन्हें जबरदस्ती गाड़ियां बेचनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें जो लमांस वगैरह जैसी रेस थी उसमें पार्ट लेना था और लमांस जैसी रेस में वही वाले कार मेकर्स पार्ट ले सकते थे जो कि रियली में एक गाड़ी को प्रोड्यूस करके कस्टमर्स को बेचते थे। तो इसलिए भाई उन्हें बेचनी पड़ रही थी, उनका कोई शौक नहीं था। पर आपका भाई शौक होना चाहिए सब्सक्राइब करने में। हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है, आप सब बना सकते हैं एक सब्सक्राइब करके। और सब्सक्राइब करने के बाद दोनों जो कार मेकर है उनके बीच में काफी तगड़ी ऐसे नेगोशिएशन हुई और जो पहली गाड़ी निकली इनकी फैक्ट्री से जो कि फरारी के लिए प्रोड्यूस हुई थी वो है फरारी 212। इसके बाद इस ब्रांड ने फरारी 275 GTB को डिजाइन करा, 365 GTB को डिजाइन करा और आने वाले सालों में हर एक फरारी जो कि फरारी की फैक्ट्री से निकली है वो पिनिनफरीना ने डिजाइन करी है, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि फरारी भाई काफी ऐसे बड़ा ऑटोमोटिव ब्रांड है, सबसे बड़ी उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू है। तो अगर उनकी हर एक गाड़ी को डिजाइन करा है तो भाई सच्ची में इनमें गूदा तो था तभी ऐसा कर पाए। और यहाँ तक दोनों कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन इतनी बढ़ गई थी कि मिस्टर बतीस्ता को फरारी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। एंजो फरारी अगर आपको बताओ उन्हें कोई शौक नहीं था भाई ऐसे बिजनेस वगैरह का, वो काफी ऐसे सौरभ जोशी के मामा जैसे थे, कुछ भाई दीन दुनिया से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे रेसिस वगैरह करनी है, रेसिज्म नहीं करना, रेसिस वगैरह करनी है, तो भाई उसी में उनका शौक था। पर फिर आने वाले सालों में मिस्टर बतीस्ता काफी बोर हो गए थे अपने काम को लेके और पिनिनफरीना को लेके, तो इसलिए स्टेप डाउन कर गए और अपने बेटे मिस्टर सर्जियो पिनिनफरीना को सारा कुछ हैंडल करने के लिए दे दिया। और ये अपने साथ काफी नई सोच लेके आए थे अपने ब्रांड के लिए, जिसमें चाहते थे कि जो उनका ब्रांड है पिनिनफरीना सिर्फ स्पोर्ट्स कार को और सुपर कार्स को ना डिजाइन करे बल्कि प्रैक्टिकल कार्स को डिजाइन करे जो कि हर एक बंदा यूज कर पाए और जो कि प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करे। साथ ही में इन्होंने एक्सपैंड
एक्सपैंड करने के लिए नई नई फैक्ट्रीज को स्टार्ट करा, नए नए एम्प्लॉयज को हायर करा और साथ ही में नए नए R&D सेंटर्स को स्टार्ट करा, ताकि जो पिनिनफरीना है पूरा रिसर्च वाला काम कर ले किसी भी ब्रांड के लिए, और जो ब्रांड है बस अपनी गाड़ियों को बढ़िया मैन्युफैक्चर करके आगे बेचना शुरू कर दे, कोई किसी को टेंशन ना हो। तो इसलिए इन्होंने मित्सुबिशी के साथ काम करना शुरू कर दिया और उनकी कोल्ट को डिजाइन करा, 2001 वाली पजेरो को डिजाइन करा, वॉल्वो के साथ काम करा और उनकी C70 को डिजाइन करा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, इन्होंने सारी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां डिजाइन करी, काफी सारी इन्होंने अंडे जैसी दिखने वाली गाड़ियों को डिजाइन करा, और जो हमारे मिस्टर दिलीप छाबड़ी है उनको भाई तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने Hyundai लवीटा को डिजाइन करा, जो कि मेरे ख्याल से Hyundai की वर्स्ट लुकिंग गाड़ियों में से एक है। एकदम अंडे सी दिखने वाली गाड़ी है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े कांच है, छोटे छोटे दरवाजे हैं और एकदम ऐसे गोलाकार सी लुक्स है। और ऐसी गाड़ियों को देख के भाई ऐसा फील आती है ना, मोटी सी आंटी होगी जो इन गाड़ियों को चला रही होगी, कोई भी ऐसा डैशिंग मेरे ऐसा बंदा या फिर कार्वर्सल प्रोज इस गाड़ी को नहीं चलाने वाले। या फिर इन्होंने एक शेवरले टाकुमा को डिजाइन करा जो कि एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी थी, और ये भी भाई एकदम अंडे ऐसी बना दी, इतनी अजीब सी बनाई। एक तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि जो 2001 से लेके 2010 की गाड़ी है इतनी गंदी क्यों दिखती है भाई, सारी ऐसे अंडे ऐसी दिखने वाली गाड़ियां बना रखी है, भिंडी ऐसी दिखने वाली गाड़ियां बना रखी है, और ऐसे रायता फैला रखा है। और रायता पिनिनफरीना ने एक और चीज में फैला दिया अपने फाइनेंशियल्स में, जिसमें इन्होंने जो अपने एक्सपेंशन है उसको तो किया पर काफी एग्रेसिवली किया, और इसलिए इस कंपनी में काफी कर्जा आ गया। ऑलमोस्ट 115 मिलियन पाउंड से इस कंपनी में कर्जा आ गया, और 2008 तक आते आते ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। तो इसलिए 5 दुनिया के बड़े बड़े ऑटो मेकर्स और बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन ने मिल के इस कंपनी को $1 मिलियन दिया कि भाई चला लो, अपना काम चलता है। तो और इसके अंदर रतन टाटा भी थे जिन्होंने फंडिंग दी थी, और ये वाली फंडिंग के बाद इन्होंने अपना काम थोड़ा चलाया, थोड़ा घसीटा, लेकिन 2015 तक आते आते जो सिचुएशन है कुछ ज्यादा इंटेंस हो गई थी, क्योंकि अभी तक फरारी ने भी इनके साथ पूरा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है खत्म कर दिया था, काफी दिक्कत आ गई थी और ये कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। तो इसलिए हमारी इंडियन कंपनी टेक महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी है, उन्होंने इसके अंदर 76% का हिस्सा एक्वायर कर लिया $168 मिलियन के रेट में। काफी ऐसे महंगा ही है, मेरे ख्याल से 1100 करोड़ ऑलमोस्ट पड़ते हैं, महंगाई ऑब्वियसली। और ये जो एक्विजिशन करी थी इस डील पे करी थी कि इनिशियली तो टेक महिंद्रा इस वाली कंपनी को खरीद रहे हैं, पर धीरे धीरे करके इस वाली कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर महिंद्रा ऑटोमोटिव में ट्रांसफर कर देंगे। और इसको एक्वायर करने का मेन रीजन था कि ताकि जो ऑटोमोटिव हेरिटेज है इस कंपनी के पास और जो डिजाइनिंग वाली ऐसे बड़ी एक्सपर्टीज है उसको यूज करके महिंद्रा अपनी कार्स को बना पाए, बढ़िया बढ़िया भाई सेक्सी लुकिंग गाड़ियों को बना पाए। और पहली गाड़ी इन्होंने बनाई महिंद्रा मराजो, जो कि भाई मैं क्या ही बोलूं यार उसके बारे में। तो यार मराजो यार मेरे ख्याल से बहुत कूल गाड़ी थी, बहुत सेक्सी गाड़ी थी, पर क्योंकि यार उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, टाइमिंग थोड़ी खराब थी, तो इसलिए वो महिंद्रा की मेरे ख्याल से वर्स्ट डिसीजन था और वर्स्ट सेलिंग कार्स में से एक है, सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि उसके R&D पे भी बहुत पैसे खर्च हो गए थे और बिल्कुल बिकी नहीं वो गाड़ी बहुत ही मस्त है वो, और उसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया। पर महिंद्रा ने इस ब्रांड को लेके एक काफी डिफरेंट अप्रोच रखा, जिसमें अब जो पिनिनफरीना है वो एक ऑटोमोटिव डिजाइन हाउस से कन्वर्ट होके एक ऑटोमोटिव ब्रांड में बनना चाहता था, अपनी खुद की गाड़ियां बनाना चाहता था ताकि वो बेच के बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए, दूसरे ब्रांड्स डिपेंड ना होना पड़े कि क्या वो डिजाइन्स दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। तो इसलिए इस ब्रांड ने रीमैक के साथ एक कोलैब करा, जो कि एक क्रोएशियन इलेक्ट्रिक हाइपर कार कंपनी है, और उनकी C2 को लेके अपनी पिनिनफरीना बतीस्ता को बना दिया, जो कि एक 1900 हॉर्स पावर वाली 2300 Nm टॉर्क वाली 0 to 100 2 सेकंड से कम में करने वाली हाइपर कार है, जो कि सिर्फ 20 बनने वाली है पूरी दुनिया में। 25 करोड़ की एक गाड़ी है, अगर आप ले सकते ले लो, बहुत ही कूल गाड़ी है और मेरी काफी फेवरेट गाड़ी है, पर भाई इंडिया में आते आते काफी महंगी हो जाएगी भाई, 50 करोड़ की हो जाएगी, तो इसलिए दिक्कत है भाई। 25 में तो मैं ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी रिसेंटली इस ब्रांड ने अपनी B95 को अनवील करा है, जो कि इस ब्रांड की एक स्पीडस्टर है, और B95 इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये पिनिनफरीना की 95th एनिवर्सरी पे लॉन्च करी है ब्रांड ने, तो इसलिए ऐसे इतना नाम है। इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 40 करोड़ का, 10 बनी है पूरी दुनिया में, अगर आपको लेनी है आप ले सकते हैं। और अब रिसेंटली इस ब्रांड ने अपना पहला प्रॉफिट शो करा है इतने सालों में, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट $2.6 मिलियन का। तो टेक्निकली अगर आप देखें, ये ब्रांड खुद के प्रॉफिट में अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकता, इस ब्रांड की इतनी महंगी गाड़ी है, और एक कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनकी गाड़ियां खरीद ले, तो हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस। और इस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए इस ब्रांड ने जो अपना R&D सेंटर है उसको बंद कर दिया और 100 से ऊपर एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था। तो उन्होंने ऐसे धरना देना शुरू कर दिया था इटली में कि भाई कैसे हमें फायर कर दिया, आपको हमें किसी और डिपार्टमेंट में डाल देना चाहिए, ऐसे भाई फायर कौन करता है। ऐसे पूरा हड़ताल वड़ताल हुई पर उसका कुछ हुआ नहीं। और साथ में इस ब्रांड ने फोकस करा अपने नॉन डिजाइनिंग रेवेन्यू को बढ़ाने में, जिसमें ब्रांड ऐसे मर्चेंडाइज वगैरह बेचने में ऐसे ध्यान देने लगा, साथ ही में नए नए कार्स को लॉन्च करने में ध्यान देने लगा, और साथ ही में जो दूसरे ब्रांड्स है
को अपना ब्रांड नेम देके थोड़ी ऐसे प्रीमियम चार्ज करने लगा, जिससे इस ब्रांड के रेवेन्यूज बढ़े। पर रिसेंटली इस ब्रांड ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट या फिर अपनी प्यूरा एसयूवी को अनवील करा है, जो कि ऐसे पूरा सांगू जैसी दिखने वाली एसयूवी है, जिसमें आपको कर्वी सी पूरी बॉडी लाइन मिलती है, 23 इंच के आपको लॉयस मिलते हैं, पूरी आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिलने वाली है और आपको ऑलमोस्ट 1000 हॉर्स पर मिलने वाली है। और थोड़ी और कूल फीलिंग के लिए इसमें आपको सुसाइड डोर्स मिलने वाले पीछे, तो वो ऐसे पीछे की तरफ खुलते हैं एकदम ऐसे फरारी पूरा सांगू की तरह। भाई कितनी ज्यादा कूल हो गई आजकल की एसयूवीज, काफी कूल गाड़ी होगी। और इसका लॉन्च अगर पिनिनफरीना अराउंड 3-4-5 करोड़ के प्राइस में करते हैं तो ब्रांड आसानी से जो मैक्लारेन है उसके लेवल पे आ सकता है अगर ये चाहे तो। और बाकी आप भी आ सकते हो बढ़िया लेवल पे सब्सक्राइब करके।